नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बंगाल के चुनाव पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तीसरे फेज की आज वोटिंग हुई है। वोटिंग अभी तक जितनी जानकारी थी 80% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हुगली ज़िले में हुई है। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, फाइनल आंकड़े आने के बाद ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा। इस समय अगर हम पूरे बंगाल के चुनाव में अलग अलग फेज में जब डिस्कशन करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हर फेज में कौन सी सीट कितने समय से किस पार्टी के पास थी, ये भी बातचीत होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज के जब हम लोगों की अभी जिस तरह से बातचीत हुई, तमाम दोनों पार्टियों के जो लोग इस समय सत्ता में हैं और जो इस समय सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, उन तमाम नेताओं से जब बातचीत होती है तो दोनों खेमों के पास अपने आप खुश होने के अपने अपने कारण थे। जहां ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों को इस वक्त लग रहा है कि उन्होंने पहले दो फेज की जो बीजेपी की बढ़त थी, जो बीजेपी की आंधी की बात की जा रही थी, जो बीजेपी के काफ़ी सफल होने की बात की जा रही थी, जिस पर उसके नेता लगातार जीत के दावे कर रहे थे, उसको उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। और यहाँ से उनके मुताबिक अब टीएमसी का दौर चलता है। बीच में वो नॉर्थ बंगाल में भी जाएंगी, जहाँ मुस्लिम बहुमत बहुत सारे जिलों में वो बहुत बड़ी संख्या में है। और इस पूरे तीसरे फेज के साथ कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं और कुछ नए ऐसे इशू भी सामने आए हैं जो आगे के चुनाव को प्रभावित करेंगे। उन पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर हम इस पूरे 31 सीटों को देखें तो जो पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि 29 सीटों पर टीएमसी 2016 में थी, लेकिन 2016 में जो बीजेपी कहीं नहीं थी, वो 2019 में बीजेपी यहाँ बहुत ताकत के साथ आ चुकी थी। और लोकसभा सीटों का मैं आंकड़ा कल भी बता चुका था कि किस तरह से उन्होंने वोटों को हासिल किया था और अपनी पकड़ बनाई थी। आज जब चुनाव शुरू हुआ तो उस वक्त ये जरूर था कि जिस तरह से टीएमसी के खिलाफ बीजेपी को उन तमाम पुरानी जो 60 सीटें हैं उनमें बहुमत मिलता दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो होगा, हम लोग कोई भविष्यवाणी नहीं, हम लोग सिर्फ अपना असेसमेंट बताते हैं। तो उस सीट को लगातार टीएमसी को लग रहा था उसको यहाँ बेहतर करना होगा, क्योंकि डायमंड हार्बर और वो पूरा इलाका जहाँ मुस्लिम वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, कई कई सीटों पर वो काफ़ी अपने आप से फैसला करने की स्थिति में है। इसके साथ साथ जो ममता बनर्जी के बाद इस पूरे राज्य के सबसे शक्तिशाली नेता, उनके भतीजे, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी और इस समय पूरी कंट्रोवर्सीज के केंद्र में भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी का, जो पूरी तरह से मंच से हाथ पैर काटने की और तमाम चीज़ों की धमकियों भी देने से काम बाज नहीं आते। और उनके सहयोगियों को इस वक्त कई एजेंसीज ढूंढ रही हैं और वो या कोर्ट के माध्यम से वो स्टे लगाए हुए हैं ताकि अरेस्ट ना हो। इस तरह की कई उनके सहयोगियों का हाल है। लेकिन उस वक्त ये लग रहा था कि वहाँ आसानी से कोई भी वोटिंग होने नहीं दी जाएगी। कोशिश ये, अगर आप कैनिंग में जो हुआ था, कैनिंग में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमला हुआ था परसों की तरह अगर बात करें, तो ये पूरी स्थिति यहाँ पूरे समय पर गौर करने के बाद थी। काफ़ी हाईली टेंस चुनाव था, हर एक बूथ सेंसिटिव था। और जब इस पूरे चुनाव की शुरुआत हुई इस समय आज सुबह पोलिंग से, तो अलग अलग जगह से खबरें भी आनी शुरू हुई थी। और तारकेश्वर सीट चूँकि बहुत अहम सीट थी, उस पर हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि किस तरह से तारकेश्वर पर स्वप्न दासगुप्त लड़ रहे हैं, जिनको मंच पर उस तारकेश्वर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बातें करते हुए देखा। और यहाँ ये भी कहा जाता है उन्होंने चूंकि राज्यसभा सीट से अपने इस्तीफा भी दिया यहाँ लड़ने के लिए, जो कि बीजेपी के बाकी सांसदों ने नहीं दिया, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो भी काफ़ी करीब हैं उस पोस्ट के, अगर बीजेपी आती है, जिसकी लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में जिसको और ज़्यादा ताकत और ठोस उसके साथ उठा रहे हैं। अब इसमें हम लोग 31 सीटों का हाल देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ अगर टीएमसी खुश हो रही है तो बीजेपी के जो इंटरनल मीटिंग है, बीजेपी के जो नेताओं का आंकड़ा है, वो भी इसको लेकर बहुत उनको खुशी महसूस हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ इनरोड कर चुके हैं, जो 2019 की सीटें थी हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। यानी 2019 में उन्होंने लोकसभा क्षेत्रों में जितने में बढ़त हासिल की थी, जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनकी लोकसभाओं में, उससे ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनका मानना है। और इस पर वो अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखते हैं तो ये मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि इस 31 सीटों पर जिस तरह से वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई, हुगली में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, वहाँ की जो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग वोटिंग के रिकॉर्ड बने, और जिस तरह से महिलाओं ने वोट किया,
आगे निकल कर वोट किया। ऐसा बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हर बार इसी तरह होता है, बंगाल को नहीं देखते हैं, लेकिन बंगाल की इस बदलाव को तमाम लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार के चुनाव में जो जो बदलाव हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ का आदमी भी देख रहा है, जो बंगाल का मतदाता है वो भी ये देख रहा है कि ये उसके लिए एकदम नई चीज़ है। इस तरह से उसने कभी पहले बंगाल को नहीं देखा। जैसे आज तारकेश्वर में जब एक गांव में हम लोग गए, घोषालपुर गांव, तारकेश्वर सीट का वो गांव है, जहां कल रात बीजेपी के वर्करों पर टीएमसी के लोगों ने, ऐसा आरोप है, टीएमसी के वर्करों ने हमला किया, उनकी 2 दुकानों को तोड़ा। 2 दुकानें थी जिनको तोड़ा गया, और उस महिला के जिनसे हम लोग मुलाकात की उसकी पूरा कुंडल खींचकर यहाँ से पूरा एक ब्लड का एक पूरा घाव गहरा वो भी हम लोगों ने देखा। जो सब्जी की दुकान और एक किराने की दुकान थी उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया था, उस पर हमला बोला था और एक डर का माहौल वहाँ क्रिएट किया था। बूथ नंबर 52 का ये गांव है, 53 का ये गांव है, घोषालपुर, दुर्गापुर घोषालपुर। तो उस गांव में जब हम लोग गए थे तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे युवा अभी भी वोट नहीं कर पाए थे, क्योंकि 10 बजे तक वहाँ सब सही था उनके मुताबिक, क्योंकि उस वक्त सुबह में जल्दी जल्दी उन्होंने वोटें डाली। लेकिन जब वोट डालने के बाद, जब वो उसके बाद 10 बजे के बाद का जब टीएमसी को उनके मुताबिक ऐसा लगने लगा कि यहाँ वोटिंग हिंदू पक्ष की हो रही है और बहुत ज़्यादा, वो भी गांव, मैं फिर ये जो जिस चीज़ पर अभी आ रहा हूँ, जिस पर अपना ये विश्लेषण शुरू होगा, उसमें ये था कि क्या इस पूरे फेज में भी ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। तो मैं सिर्फ एक गांव से शुरू करता हूं जहां मैंने खुद देखा कि वहां किस तरह से उन लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय ने उधर उनकी तरफ जहां जाते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर का उनके गांव के बूथ से वहां तक का रास्ता है, तो उस रास्ते तक वहां जाने पर उनको गाली गलौज का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो पक्ष के लोग जिनकी रात पिटाई हुई थी उन लोगों ने वहां वोट न जाने का, मतलब उस तरफ न जाने का फैसला किया था, अगर वो ताकतवर नहीं होते हैं तो। यानी पुलिस प्रोटेक्शन में, पुलिस पर उनको यकीन नहीं था, सुरक्षा बलों के अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तो वो नहीं जाएंगे। इसके बाद जब हम लोगों ने वो वहाँ जाकर बातचीत की, इसके बाद हम लोगों ने उन लोगों से भी मुलाकात की जो कि टीएमसी के थे, क्योंकि बूथ नंबर 53 पे जब हम लोग पहुँचे उसमें ये भी एक अफवाह, चूँकि दिन भर अफवाहें भी बहुत तेज़ी से दौड़ती रही, और हम लोगों की एक पुरानी कहावत है कि एक अफवाह को 7 तेज घोड़े मिलकर भी नहीं पछाड़ सकते, तो उनसे भी तेज़ी बकटूट दौड़ती हुई अफवाहें हर तरफ आ रही थी। और जब हम लोग चुनाव कवर करते हैं तो उस वक्त ऐसी अफवाहों में और मूल खबरों में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एकदम भागना होता है, और वो कई कई किलोमीटर का एरिया ऐसा होता है कि जब आप जंगल, मतलब गांव के गांव रास्ते जा रहे हैं जहां आप अनजान होते हैं, जहां आपको उन रास्तों की उतनी नॉलेज नहीं होती है, तो आपको एक जगह जाने में इतनी देर लग सकती है ताकि दूसरी जगह आप। तो जब हम लोग बूथ नंबर 53 पर पहुंचे तो वहाँ ये अफवाह, मतलब बीजेपी ने हालांकि इसको डाला भी था कि उनके एजेंट पर अटैक हुआ, जो वहाँ प्रार्थी यानी जो उनके उम्मीदवार हैं, उनके जो मुख्य चुनाव एजेंट थे उन पर अटैक किया गया। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उस समय कोई चीज़ नहीं दिखी कि वहाँ हुआ था, लेकिन उनके सामने जैसे ही हम बाहर निकले तो सामने से एक युवा गुस्से में चिल्लाता हुआ आया और उसने कहा कि पहली बार हम देख रहे हैं ये पूरा नेशनल मीडिया इस तरह आ रहा है और यहाँ दिल्ली से लोग आए हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये, मैंने फिर कहा भी उसको कि ये तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारे चुनाव को इतनी प्रमुखता मिल रही है, लेकिन उसके रोष में कोई कमी नहीं थी। और जो उसके साथ लोग खड़े थे उन्होंने जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। खैर बातचीत, हमने कहा कि नहीं तुम अपनी बात बताइए कि हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब वो अपने आप ही उन्होंने मार लिया है। चूँकि हम लोगों ने जब घोषालपुर में उन लोगों से पूछा था तो उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, न उस चोट की, न उस तोड़े हुए मकान की, न किसी चीज़ की उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये उनके मुताबिक है कि कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन नहीं दी गई। पुलिस आई तो घंटों बाद आई, पुलिस ने उनको कहा कि हाँ ठीक है चलिए अब आप अपने घर जाइए हम देखेंगे, और कोई भी लिखित कंप्लेन वहाँ नहीं थी। ऐसे में अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ कि जो राजनीतिक हिंसा है जिसको हम दिल्ली में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर समझते हैं, या फिर हम लोग अलग अलग जिस महानगरों में रहते हुए ये समझते हैं कि राजनीतिक हिंसा एक ऐसी चीज़ हो गई कि हम लोग सिर्फ धमका देंगे, या ऐसा नहीं होता। जब आप वैसे गांव में घुसते हैं जहां से पुलिस को जाने में घंटों लगते हैं, और वो पुलिस जो सरकार के इशारों पर काम कर रही हो, जिसको ये लग रहा हो कि इस समय जो है सरकार को बचाना, मतलब उसकी कोई संवैधानिक ड्यूटी ये नहीं है कि समाज को या जनता को बचाना या उसको जो संविधान को बचाने की ड्यूटी है, वो यहाँ आपको ज़्यादातर जगह पर लगेगा कि किस तरह से
पुलिस एक अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानकर चल रही है कि वो पार्टी का इंस्ट्रूमेंट है, वो सरकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो सरकार जिसको जनता चुनती है। तो वो वहाँ उन लोगों के मुताबिक उनको ना कोई मदद मिली, ना उनको इस तरह का कोई आश्वासन मिला, ना उनको कोई प्रोटेक्शन दी गई। तो लिहाजा जो लोग सुबह वोट डाल चुके थे, फिर उसके बाद दोपहर के बाद उन्होंने उधर जाना बंद कर दिया जहाँ उनको लगता था कि गाली गलौज है। और लेकिन उनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब हम उस शख्स से मिले जो टीएमसी के लोग थे, जो जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे, तो हमने पूछा कि आपके यहाँ ऐसा हुआ है? तो उसने कहा कि ये तो हमारी माता के साथ भी हुआ है। और फिर उन्होंने एक कागज़ निकाला, उसने कहा कि देखिए मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। क्या उनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है? अगर उनको पीटा गया तो वो पुलिस थाने क्यों नहीं गए? यानी एक जो चीज़ आप वहाँ रहकर नहीं सोच सकते, जब आप फील्ड में होते हैं तो उन चीज़ों को देखते हैं। वो लोग जो उस बूथ तक इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको डर है गाली गलौज होगी। उसमें युवा लड़के भी हैं जो, हालांकि उनका ये भी कहना था कि वो डरेंगे नहीं, वो वोट कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि अपनी पार्टी को दें। उस गांव में स्वप्न दास गुप्ता भी गए थे, उनके साथ बहुत सारा मीडिया भी गया था, उन्होंने भी ये देखा बाद में, और उन्होंने कहा था कि मैं सुरक्षा भेजूंगा ताकि गाँव में वोटिंग हो सके, गाँव उस वो लोग, कुछ लोग जो बचे हुए थे वो वोट कर सकें। तो जिस समय तक हम गए शाम के वक्त तक, दोपहर 3:30-4 बजे तक, वहाँ कोई उनको इस तरह की सुविधा नहीं मिली थी कि वो जाकर अपना वोट कास्ट कर सके। तो ये स्थिति उस गांव में है जहां उसका रोजगार, जहां रात में उन पर हमला हो सकता है, जहां उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। तो इस बात से जो आप इंटीरियर में जो होने जा रहा चुनाव है, जो बिल्कुल ऐसी जगह होगा जहां कि दूसरी आबादी बहुत ज़्यादा हो, यानी मुखालिफ ग्रुप बहुत ज़्यादा हो, जिनको हम सांप्रदायिक सद्भाव में एक दूसरे के सामने खड़े हुए देख रहे हैं, और इस चुनाव में ध्रुवीकरण की बात भी हो रही है। तो वो उस गांव से अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ध्रुवीकरण दिखता है। ये ध्रुवीकरण पूरा हमको दिखता है अलग अलग शहरों में, हुगली के अलग अलग हिस्सों में। आराम बाग में जिस तरह टीएमसी के एक ब्लॉक की गाड़ी भी तोड़ी गई है, ये भी उस तरह का आरोप आया। उसके बाद फिर कैनिंग में हुआ ये इस तरह का हमला, और फिर आपने उलबेरिया में कई सारी घटनाएं सुनी जिसमें कि बम चलाने की भी घटनाएं हुई। लेकिन ये घटनाएं ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो बंगाल के राजनीतिक चरित्र के सामने में बहुत ही कम और इनसिग्निफिकेंट घटनाएं हैं। हाँ, उन लोगों के डर को हम इनसिग्निफिकेंट नहीं कह सकते जो लोग इस हादसे से गुजरे हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी, एक आदमी के लिए उसकी ज़िंदगी कीमती होती है। ये नहीं कि वहाँ फला जगह पिछली बार 22 लोग मरे थे तो इस बार सिर्फ 7 मरे तो कम हुआ होगा, या पिछली बार 2200 लोगों को धमकाया गया था, इस बार 700 लोगों को धमकाया गया। तो ये आंकड़ों में तो बेहतर हो सकता है, लेकिन उन 700 लोगों के लिए और उनके सहारे जो लोग दूसरे हैं, उनके अंदर जो टेरर फैलता है, वही यहाँ सत्तारूढ़ पार्टियों को कामयाब बनाने में सफल रहा है। अगर हम इसको इस तरह देखें और इस तरह समझें कि उस गांव में जो रहने वाले हैं, जिनकी दुकान तोड़ दी गई, वो अगर अब उस रोज़गार के लिए तैयार होगा तो उसको कितनी मुश्किल दुश्वारियां पेश होंगी। जो लोग गांव की ज़िंदगी को जानते हैं वो ये समझते हैं कि उनको कोई मदद अगर नहीं मिलेगी तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए ये चुनाव उसी दिन खत्म हो जाएगा जब 2 मई है, लेकिन उन शख्स के लिए जो उन गाँव में रहते हैं, जिन्होंने टीएमसी के हीट को झेला है, उनके लिए तो वो ज़िंदगी और डे टू डे नरक होती जाती है। तो इस तरह से मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि इसी का एनालिसिस, यही आपको लास्ट तक मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस बात के मायने क्या हैं और ये किस तरह से इस पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। तो और किस तरह से बीजेपी जो जिस तरह की उम्मीदें हैं, और हम लोगों को लग रहा है कि इस बार जो चुनाव में बीजेपी अच्छा करने की कोशिश, मतलब जो लग रहा है कर रही है, तो वो किस तरह से कर रही है और उसमें इस तरह की घटनाओं का कितना योगदान है। तो जब हम देखते हैं कि वो घटना गांव के बाहर से निकलकर वहाँ जय बांग्ला के और उसके उत्तेजित भीड़, जो मीडिया उनसे कोई उनके सामने कोई लाइव नहीं कर रहा, उनके सामने कोई वो भी नहीं कर रहा था कि वो जाकर उनके लिए या उनके खिलाफ या कुछ इस तरह की बातें कर रहा, वो सिर्फ गुजर रहा था। वो अपने बाइक लिए हुए और वो उसमें रोक के कहते हैं कि इस देश में पहली पूरा राष्ट्रीय मीडिया आया। और फिर वो एक बहुत खूबसूरत शब्द जो आजकल हमारे साथ चिपका हुआ है ज़्यादातर लोगों के साथ, उसको कहा जाता है गोदी मीडिया। तो वही उन्होंने कहा, वही शब्द उन्होंने कहा। तो ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ममता दीदी लाख बंगाल को अलग करने की कोशिश करें, बांग्ला भाषा की बात करें, लेकिन लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक ही को उनकी काम करती है। तो ये एक बड़ा वहाँ से शुरू हुआ। और अगर मैं इस बात को कूच बिहार ले जाता हूँ या साउथ, आज हम लोग साउथ 24 परगना की बात करते हैं, वहाँ भी इसका असर दिख रहा था। यानी आपको ये जो डिवीज़न है ये कितना हुआ, ये
तो 2 मई को रिपोर्ट बता पाएंगे, रिजल्ट बता पाएंगे। लेकिन ये ध्रुवीकरण मौजूद था और ये ध्रुवीकरण के मौजूद होने के चलते बीजेपी को अपनी स्थिति ठीक होती दिख रही है। उसको लगता है कि वो इस 31 सीटों में से लगभग 15 सीटों पर है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा उनके लिए हो सकता है और टीएमसी के लोगों के लिए तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा होगा, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने इसमें लगभग 20 सीटें उनके पास आ गई हैं, वो उनको ये लग रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की तरफ देखते हैं तो बीजेपी ने यहाँ इसमें अपना आंकड़ा लगभग 15 सीटों के करीब का रखा है। 15-16, कुछ लोग उनके 18 भी कह रहे हैं, लेकिन 15 सीट पर हुआ है। और इसका आधार जो है वो आईएसएफ का कुछ हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करना। और ये बात बिल्कुल सही है कि कैनिंग जैसे एरिया में या जहाँ उन लोगों ने टीएमसी के साथ लड़कर, यानी जिस पर बात की जा रही थी कि क्या वो ले पाएंगे वोट, और अगर वो ले पाएंगे तो उसका कितना असर पड़ेगा, वो जो है मुझे लगता है कि उन्होंने केनिंग या इसके आसपास के इलाकों में जहाँ मुस्लिम काफ़ी थे, उन लोगों ने सीपीएम को कुछ वोट दिया है। ये वोट कितना है ये तो काउंट होगा जब काउंटिंग हो जाएगी, और उसका कितना असर पड़ा उस दिन पता चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा आधार बीजेपी को अपनी जीत के लिए दिख रहा है कि अगर वो छोटे वोट भी लेकर आगे बढ़ी तो उनको जो ध्रुवीकरण उनके हक में हो रहा है वो उसको यहाँ कैश कर सकते हैं। यानी ये तीसरा फेज जिसको ये माना जा रहा था कि पहले 2 फेज को रोकने में कामयाब होगा, वो ये तो हो सकता है कि वो ब्रेक लगा रहा हो, लेकिन वो उनको बंद कर रहा हो या स्पीड को, ये गाड़ी धीमी ज़रूर हुई हो सकती है लेकिन उस पर ब्रेक लगे हों ये नहीं कहा जा सकता। यानी ध्रुवीकरण अगर होता है तो उसकी उम्मीद बीजेपी के साथ भी होती है। लगातार जिस ध्रुवीकरण की कोशिश ममता बनर्जी ने एक तरफा करने की कोशिश की थी उस 30% वोटर में, और उनको उन 2 से सावधान रहने के लिए कहा था, जो जिनमें से एक आज काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा इस जो फेज़ में। ये काफ़ी बड़ा रोल आईएसएफ के लोग भी निभा सकते हैं, क्योंकि सीपीएम को और कांग्रेस को और उनकी पार्टी को वोट मिला, कई जगह मिला। ये बात सही है कि उनको कई जगह वोट पड़ा है, लेकिन वो वोट कितना था और क्या उस वोट से समीकरण बदले हैं ये तो पूरा 2 मई के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि आप लगातार कोई हम लोग नजूमी तो है नहीं कि जिस तरह से भविष्यवाणी करें। हम सिर्फ उन इश्यूज़ पर बात कर सकते हैं जो हमको यहाँ प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं। तो उस पूरे मसले में अगर हम 24 साउथ परगना की सीटों को देखें तो वहाँ भी डिवीज़न हुआ है, वहाँ भी ध्रुवीकरण हुआ है, और इसीलिए बीजेपी को उसमें अपने लिए उम्मीद दिख रही है। ये एक उनके नेताओं के मुताबिक उनका ये एक संभावना उनको लगती है। अब हम अगर इस पर देखें, हुगली में जिस तरह की वोटिंग हुई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, और हुगली वो जिला है जो बीजेपी को सीट दी, लोकसभा सीट दी। आरामबाग में वो 1000 वोटों से हारे। तो ये दोनों सीटों में लगभग 16-17 सीट उनको लग रहा था कि उनके पास आएंगी, और आज वो उसी हिसाब से खुश भी दिख रहे हैं। यानी बीजेपी के नेताओं में कोई इस तरह की कोई डर या इस तरह का कोई खौफ कि उनका एक रास्ता है, उनका रथ है, उनका पहिया है, वो यहाँ रोक दिया हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। और मैं भी इसको, अगर आप, चूँकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह सोचता हूँ मैं इस बारे में, हालांकि मेरा मानना ये है कि एक पत्रकार से सिर्फ उसके असेसमेंट उस तरह से किए जा सकते हैं कि वो किस तरह पे वो इंडिकेशन को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके आधार पर अपना हो देता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त इससे जुड़े हुए हैं, और चूँकि मैं भी आप लोगों के साथ अभी जुड़ना ही शुरू हुआ हूँ, चूँकि बहुत सारे दोस्तों का आग्रह था कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, तो मैं उसी आग्रह के मुताबिक आप लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पूरे फेज़ में हमको 2 तरह से समझना चाहिए कि बीजेपी का क्यों स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे दिखता है, क्यों बीजेपी मुझे लग रहा है कि यहाँ एक अच्छा करते हुए दिख रही है, और इसके पीछे बहुत सारे आधार भी दिखते हैं। मैं उनको बातचीत करने की कोशिश करूँगा जो शायद अभी आपने उस तरह से नहीं सुने होंगे या उस तरह से किसी से आपने ग्रहण नहीं किए होंगे। मेरा ये मानना है कि हमको इस तरह से गौर करना होता है कि विधानसभा चुनाव अलग मिजाज में होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग मिजाज में होते हैं। ये हमने तमाम जगह सुना है, अलग अलग राज्यों में इसको सुना ही नहीं है, हमने इसको प्रत्यक्ष देखा है कि किस तरह से जब छत्तीसगढ़ का चुनाव होता है तो विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस जीत जाती है, और उस समय कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि मैं उस वक्त था, और मैंने अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के चुनावी आकलन में वोटिंग से पहले ही, मतलब काउंटिंग से पहले ये लिखा हुआ मिलेगा कि किस तरह से वहाँ बीजेपी की और कांग्रेस की संभावनाएं दिख रही हैं, और वहाँ बीजेपी में जो रमन सिंह है उसके अगेंस्ट लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट है। एक लंबे शासन के बाद जो शिथिलता आई थी उससे पब्लिक परेशान थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ वापस बीजेपी को लोग देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वहाँ कोई रिसेंटमेंट नहीं था और उनके प्रति समर्थन दिख रहा था। ऐसा ही हुआ था।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किया, ये सब चीज़ें मेरे फेसबुक पर पड़ी हैं, इसको कोई भी आदमी देख सकता है जाकर, ताकि मुझे लगता है कि हम लोग जिस सोशल मीडिया में रहते हैं उसमें हर एक चीज़ गलती पकड़ी भी जा सकती है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 मई के बाद मुझे कहना भी पड़ेगा, मुझे अगर मेरी गलतियाँ होंगी उनको सुधारना पड़ेगा, और नहीं तो जो मैंने कहा उसको और बेहतर करने के लिए और प्रयास करने होंगे, ताकि और पिन पॉइंट करते जाएँ। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ उस तरह से बाकी देश के राज्यों की तरह, एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको, उड़ीसा का उदाहरण होगा, जहाँ बीजेपी को लोकसभा सीट मिलती है, लेकिन वहीं उसी समय हो रहे विधानसभा में उसको उतनी अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं होती जिसको वो सोच रही थी। अगर हम उसको लोकसभा के सीटों को उनके साथ मिलाते हैं तो बिल्कुल अलग दिखता है, यानी बिल्कुल अलग नज़ारा दिखता है। और वहाँ नवीन पटनायक प्रधानमंत्री मोदी की अपील को राज्य की विधानसभा चुनाव में उसी वक्त होते हुए, एक साथ होते हुए चुनाव में रोकने में कामयाब हुए। तो ये बहुत सारी जगह दिखाई देता है, लेकिन आपको ये यहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक चरित्र इस तरह का है, यहाँ की हिंसा ने लोगों को इस तरह से एक ब्लॉक में बनाया हुआ है कि वो जानते हैं कि जिसने लोकसभा सीटों में जब वोट किया था, अगर उसने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, तो अब उसके वापस टीएमसी में आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। उसको कोई टीएमसी का भी शख्स यकीन नहीं करेगा, और या 2019 से अब तक इतना प्रताड़ित कर चुका होगा, या उसको इतना हरेस कर चुके होंगे, मतलब मैं सिर्फ टीएमसी पर नहीं आरोप कर रहा, जो दूसरी पार्टी एक दूसरे को, वो लोग इतना हरेस कर चुके हैं, या उनके खिलाफ हिंसा या जो भी मैक्सिमम साधन हो सकते हैं वो इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो वो वापस वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में वो मोदी को पसंद करे और विधानसभा में दीदी को पसंद करे, ऐसा इस राज्य में कतई संभव नहीं। ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, जिसको आप सही भी समझ सकते हैं और या अपने हिसाब से उसको करेक्ट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ राजनीतिक रजिस्टर इस तरह तैयार होता है कि आपके घर का राशन, आपका बाकी कोई साधन जो सरकार से मिलता है, सरकार से मिलने वाली सुविधाएं, उन सब में आपका सरकार के साथ, मतलब पार्टी के साथ किस तरह का रिश्ता है वो सब तय करता है। यहाँ आपकी योग्यता है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आपको इस साधन से तय होना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुन लिया और आपने टीएमसी से किनारा किया, तो टीएमसी के रजिस्टर में आप आ चुके थे, तो लिहाजा 2019 से 2021 के बीच में कोई ऐसा पारस पत्थर लेकर आप नहीं गए कि आपको उस फोल्ड में मान लिया जाए। उसके बाद हुई राजनीतिक हिंसाओं ने इस सेग्रीगेशन को, इस पार्टीशन को और ज़्यादा मजबूत किया है। यानी जो लोग वहाँ 2019 में थे उनको और 2021 तक आते आते उनको, अगर वो चेंज भी करना चाहे, इस तरह की कोई चीज़ यहाँ नहीं होती है, लेकिन अगर वो करना भी चाहें तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। यानी आप एक बार बीजेपी की गाड़ी में बैठकर उसकी रैली में चले गए तो आप रजिस्टर्ड हो गए, आपका नाम और जो है क्लब में रजिस्टर्ड हो चुका। जो क्लब यहाँ जिनको काफ़ी पैसा भी बहन जी ने, मतलब हमारी ममता दीदी ने दिया है। आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने अब आज क्या कहा, वो किस तरह की रैली थी और उसमें किस तरह से इशारा किया गया था, ये भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरे फेज में क्यों बीजेपी अपने आप को ठीक लड़ाई में मान रही है, और क्यों हमको लगता है कि बीजेपी इस पूरे में खुश हो सकती है, उसके बाद खुश होने के कारण हो सकते हैं। तो 2019 में जिन 120 सीटों पर बढ़त हासिल थी उनमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आने जा रहा, क्योंकि न तो एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है, न प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देना है, न प्रधानमंत्री को यहाँ बाकी जिस महंगाई की बात की जा रही है उस पर जवाब, चूँकि उस पर खुद अब टीएमसी बहुत ही धीमे से उसको सवाल को उठाती है। जब अपनी चंडी पाठ और तमाम चीज़ें करने के बाद ममता दीदी फिर कैरोसिन और उसकी महंगाई पर जाती हैं, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाती। तो जवाब एंटी इनकम्बेंसी अगर किसी के खिलाफ हो सकती है तो वो यहाँ जो 10 साल पूरे करने वाली पार्टी है उसके खिलाफ हो सकती है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का मसला है, जो यहाँ विकास का मसला है, जो नौकरियों का मसला है और जो राजनीतिक हिंसा का मसला है, उन सब में, और जो करप्शन, सबसे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है उस पर भी अगर जवाब देना है तो टीएमसी को देना है। यानी जो 120 सीटें थी उनमें कुछ अंतर किस तरह से आ सकता है, क्योंकि जब लोकसभा की सीटें होती हैं तो किसी में 8 सीट, किसी में 15 सीट, किसी में 16 विधानसभा सीट होते हैं, 5 सीटों से शुरू होता है। लेकिन अगर हम इसको गौर करते हैं तो वहाँ बहुत सारी सीटें, चूँकि जब लोकसभा में होती हैं तो 3, 4, 5 सीटें मिल गई या 5 से 8 मिल गई, तो हो सकता है कि किसी लोकसभा विधानसभा में किसी एक खास धर्म की ज़्यादा वोटें हों। लेकिन जब वो लोकसभा में मिल जाती हैं
तो उसमें मिलके वो दूसरा धर्म जो कि वहाँ कम है उन 2 विधानसभाओं पे, वो उसमें जाकर उस संप्रदाय या जाति या धर्म की वोटें ओवरऑल ज़्यादा हो जाती हैं। तो लेकिन जब विधानसभा चुनाव होगा तो उन लोग जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें वो सीटें जिनमें एक पर्टिकुलर धर्म की संख्या ज़्यादा है, वो अगर पोलराइज होता है तो वो अपने हिसाब से उस सीटों को जीत सकता है। यानी इस तरह की 5 से 10, 15 सीटें हो सकती हैं जो इस तरह से वापस हो सकती हैं बीजेपी से, कि बीजेपी ये कहे कि जब उसने नॉर्थ बंगाल में विजय हासिल की और उसको एक तरह से मजबूत किले में अपने बदला, तो उस वक्त उसको लग सकता है कि वो वहाँ अलग अलग सीटों पर जहाँ की अल्पसंख्यक समुदाय की वोटिंग ज़्यादा है वहाँ उस बार वो गचका खा सकती है। क्योंकि इस पूरे चुनाव में ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हमने वो जो 2-3 सीटें मैंने आपको बताया 3-4 कि वहाँ आईएसएफ और उसको कुछ मिला है, लेकिन वो सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस पर तो बहुत ही मुश्किल बात है कि मुझे नहीं लगता कि वो सीट जीतेंगे। और ज़्यादातर वोट अगर अल्पसंख्यक वोट है तो उसने ममता दीदी को चुना है, इसमें कोई शक नहीं। उसने देखा है कि सिर्फ इस पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ही बीजेपी को रोक पाने में सफल है, इसीलिए आप देखेंगे कि वो वोट बहुत सारी सीटों पर हमने देखा, जैसे तारकेश्वर है, जैसे डायमंड हार्बर है, या इस तरह की सीटें अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको उनके झंडे बसते और कुछ नहीं मिल रहे थे। मतलब पूरे चुनाव को घूमने का, गांव-गांव घूमने पर भी हमको उनके बस्ते, उनके झंडे, उनके तमाम चीज़ें नहीं दिख पा रही थी, हम लोग उनको देख भी नहीं पा रहे थे। तो ये एक पूरा का पूरा हम लोगों ने वहाँ देखा कि किस तरह से उस पूरे चुनाव से वो गायब हैं। लेकिन 24 परगना की कुछ सीटों पर उन लोगों को वोट मिला है, उन लोगों के झंडे भी थे, उन लोगों के डंडे भी थे, उनके पास लोग भी थे और उनके एजेंट भी दिख रहे थे, लेकिन बाकी तमाम जगह आपको उस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। यानी डिवीज़न हुआ, डिवीज़न का रिवर्स जो पोलराइजेशन है वो भी हुआ है, वो भी हम लोगों को इस फेज़ में दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये होता है कि जो 120 सीटें थी उनको क्या बढ़ाया जा सकता है। अगर हम फेज वाइज चुनाव पर बात करेंगे तो उस पर अलग स्पेसिफिक कर ही रहे हैं, लेकिन इस फेज वाइज में ये चीज़ साफ हो रही है कि टीएमसी अब उस अपने गढ़ में घुस रही है जहाँ से अगर उसको प्राणवायु मिलना बंद होता है तो फिर वो इस सत्ता से बाहर हो जाने में कुछ भी नहीं होगा। और मैं इस तरह का कोई आकलन नहीं मानता हूँ जिसको बहुत सारे पत्रकार बहुत इजीली कह देते हैं कि 30% मुस्लिम वोट हो गया प्लस उनको 20 या 18% की वोट चाहिए और उससे वो जीत जाएंगी। इस तरह से सीधा 2 और 2 4 नहीं होते राजनीति में, और कम से कम इतने सारे देखने के बाद आप सोच सकते हैं कि ये 2 और 2 4 कभी नहीं हो सकता, राजनीति में कभी नहीं होते हैं। कभी कभी आपको दिखता है कि इस तरह से उन्होंने जो आकलन किया था वो दिख जाता है, लेकिन अगर ममता दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, ममता दीदी कलमा पढ़ रही हैं, ममता दीदी मंच पर से कुछ कुछ जो कह रही हैं बीजेपी को रोकने के लिए, तो उन सब से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। उस समय जो पोलराइजेशन होना था वो हो चुका है, अलग अलग हिस्सों में वो बढ़ सकता है, वो कम हो सकता है, ये ज़रूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उसको ममता बनर्जी इस तरह से कर दें कि वो पूरा रिवर्स कर दें। आज भी इस तीसरे दौर में भी सबसे बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोट किया, जो हमको कल पूरे आंकड़े जब चुनाव आयोग से जारी होंगे तो उनमें पता चलेगा कि किस तरह से महिलाओं ने पूरा आगे बढ़कर जो वोट किया। क्या उन्होंने पुरुषों को भी, क्योंकि लाइनों में वो दिख रही थी, लाइनों में ये लग रहा था कि उन्होंने पुरुषों को कहीं पीछे छोड़ दिया। सुबह से लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, उसी वक्त लग रहा था कि इस तरह का वोटिंग तभी होता है जब बहुत ही शार्प डिवीज़न हो चुका होता है। यानी ये नहीं कि मैं धर्म के आधार पर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरे दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच में और आमने सामने की लड़ाई में ये तय हो चुका होता है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। यानी 120 सीटों में से एक तरफ हो गए और 163 सीटें ममता बनर्जी की अलग हुई जिन पर उनको बढ़त हासिल थी। अब जो लड़ाई है वो 163 सीटों से कितनी सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि उस दौरान उनको वो चीज़ें ज़रूर मिली हैं जो उस समय उनके साथ खड़े थे, और 2021 तक आते आते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वो या तो इधर आए हैं या फिर उन्होंने वापस अपने काडर में जाना सोचा होगा। हालांकि कांग्रेस का वोटर और सीपीएम का वोटर है वो इस समय डायलेमा में है, उसके पास उसको मालूम है कोई भी क्लियर लीडरशिप नहीं है, कोई भी क्लियर चीज़ नहीं है। बल्कि खास तौर से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर एक अलग किस्म की लड़ाई चल रही है। अधीर रंजन चौधरी अपनी पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी से लड़ने में व्यस्त हैं। उधर अगर केंद्रीय नेताओं की बात करें तो उनको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इस राज्य में रोक दिया जाए
तो जिससे बाकी तमाम पर उसके मनोबल का असर पड़े, उसका मनोबल टूटे, तो वो उनको कांग्रेस को फ़ायदा दे। यानी एक राज्य को बलिदान देकर जहां उसकी आने की संभावना भी नहीं है, वहां वो ममता बनर्जी को निपटाने की लड़ाई लड़ने की बजाय ममता बनर्जी को ताकत दे सके, इस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर ताकत दे, ताकि वो बीजेपी के रथ को यहाँ रोक सकें। ये है, और इस बात को लेकर अधीर रंजन चौधरी पूरी तरह से पार्टी से अलग थलग है। अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो मतलब गांधी परिवार है, जो कांग्रेस की संजीवनी कहा जाता है, भले ही उनको वोट मिले हारे ये सब चीज़ें, लेकिन जो एक संजीवनी है वो गांधी फैमिली ही है। उसके अलावा बहुत कुछ सोचने वाले लोग कांग्रेस से बाहर होते रहे हैं, तो वो लोग आपको इस चुनाव में अभी तक नहीं दिखे। हालांकि ये सुन रहे हैं कि 10 के बाद वो आना शुरू करेंगे, यहाँ राहुल गांधी आएंगे, और इस बात से जितनी खुश कांग्रेस है उतनी खुश बीजेपी भी है, क्योंकि बीजेपी के नेता इस बात को एक मजाक के तौर पर लेते हैं कि जब हमारी सबसे बड़ी एसेट राहुल गांधी है। जबकि मेरा मानना है कि एक सिंसियर पॉलिटिशियन के तौर पर वो अपना काम करते हैं। हो सकता है कि उनकी बातों में से जनता कन्विंस नहीं हो रही है, और वो इस तरह की बातें भी अभी जो जनता के दिलों को छुए नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पूरे चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम का रोल इतना ही है कि वो कुछ वोट काट रहे हैं। वो वोट काटने से बीजेपी, या जो मैं बता रहा हूँ कि 163 सीटों में से कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, ये भी बड़ी चीज़ है। लेकिन एक बात जो हम पूरे समीकरण में देखते हैं कि बीजेपी यहाँ आगे बढ़ रही है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर अभी तक इस तरह की सीटें देखते हैं तो टीएमसी नीचे की तरफ आ रही है। अब ये कितने नीचे आएगी ये अगले कुछ फेजेस में साफ होगा, और बीजेपी कितने ऊपर जाएगी ये भी कुछ फेजेस में साफ होना शुरू होगा। क्योंकि अगर अपने 120 के मार्क से बीजेपी को बनाए रखना है और उससे ज़्यादा उठना है, उसको 15 से 18 सीटों पर जाना है, 20 सीटों पर, ताकि वो इस पोजीशन में आ सके कि वो सत्ता के लिए दावा कर सके। अगर मुझे अभी की बात करनी हो तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस फेज में भी, उसके लिए निराशा की कोई बात नहीं है। जहां टीएमसी अपने को दिलासा दे सकती है, वहीं बीजेपी अपने लिए एक खुशी का माहौल ढूंढ सकती है। और रही बात कांग्रेस और सीपीएम की, तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह इस समय है, जिसमें उनके पास कोई इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई ताकतवर मुद्दा हो जिसको वो यहाँ भुना के अपने आप को उस लड़ाई में बरकरार रख सकें। इस पूरे में मुझे लगता है कि हम लोग इसी फेज़ को ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं एक और अलग वीडियो में अभी आपके साथ बातचीत करूंगा। उसमें प्रधानमंत्री मोदी की आज के जिस तरह से उन्होंने एक अपील की है, उस अपील के बहुत सारे मायने हैं। उसको अगर आप राजनीतिक तौर पर समझेंगे तो उन्होंने काफ़ी बड़ा महीन तरीके से कहा है और उसका मैसेज भी दिया है। तो वो मैसेज कितना होगा, उसका क्या असर होगा, इस पर मैं आपसे एक अलग वीडियो पर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि कई बार लगता है कि ऐसा कहना चाहिए नहीं, लेकिन आप अगर आपको ये पसंद आता है, आप इसके उसमें हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगे। नमस्कार।